शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। देवेंद्र मान हैं, जो 17 सालों से विभिन्न एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आर्टिस्टों की भी बहुत करीब रहते हैं। इंटरव्यू का मकसद ये है कि इस कोरोना काल में जो आर्टिस्टों के साथ हुआ, जैसा आपने देखा कि रोटी रोटी को कई बड़े आर्टिस्ट तक मोहताज हो गए थे, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र मान साहब। जो आर्टिस्टों की ये दुर्दशा हुई है, उस पर सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं करी, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं जर्रान जी आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो हमारे जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल हैं बिल्कुल ही नज़रअंदाज किए हुए बैठे थे। जी जी। कि कलाकारों पे क्या हुआ, बजट कहाँ गया, कोरोना में किन किन लोगों ने प्लान किया। कल्चर पे तो किसी बड़े चैनल ने बात की ही नहीं जी। इसके लिए मैं आपके यूनिवर्सल न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस माध्यम से इस बात को रखा। अब हम बात करते हैं कोरोना की, और इसमें जो संघर्ष किया है कलाकारों ने। अब कलाकारों में कलाकार बोले तो मैं बॉलीवुड का नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग कलाकार को बॉलीवुड बोलते हैं। हमारी संस्कृति और बॉलीवुड दोनों डिफरेंट है। बॉलीवुड कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस और बैंक फाइनेंस में भी कभी नहीं। हमारा कल्चर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं, वे है हमारे अलग अलग राज्य के फोक डांस, फोक सिंगिंग और हमारे भिन्न भिन्न तरह के डांस, जिसमें कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, कुचिपुड़ी हुआ और कुछ वाद्यंत्र जिसमें शहनाई, सरोद वादक, तबला प्लेयर, शहनाई वादक हो गए, सितार प्लेयर हो गए, सारंगी प्लेयर हो गए और बहुत सारे अनगिनत है। इसमें लोक गायक भी है ना, लोक गायक। हाँ, लोक गायक तो हर स्टेट के अपने। हाँ, छत्तीसगढ़ का अपना है जो पंडावी तेजन बाई जी गाती है, पंजाब का अपना है, यूपी का अपना है, झारखंड का अपना है जी। तो इस दौरान हुआ क्या, ये जो कलाकार होते हैं, एक तो सबसे पहले मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा चाणक्य जी का, जिसने कहा था उस काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, कि जिस देश की संस्कृति खतरे में है तो उसका पतन निश्चित है। तो हमें यहाँ ज़्यादा जीडीपी की बात करके उछलना नहीं चाहिए, इतना कमा लिया, इतना टर्नओवर वो हुआ। अगर संस्कृति लुप्त हो रही है ना, तो उस कमाने का कोई फायदा नहीं है। राइट। कुछ लोग मेरी बात का मजाक भी समझेंगे तो मैं उनको मूर्ख ही बोलूँगा, क्योंकि उनको अपनी तिजोरी से भरने से मतलब है। अगर मुझे अपने खानदान की 2-3 पीढ़ी का नहीं पता है तो शर्म की बात है। ऐसे ही हमारे इसका कल्चर का है। अगर आज के बच्चों को हमारी 3 पीढ़ी के, किसी 4 पीढ़ी के संगीत का ज्ञान ना हो, अगर आज के बच्चों को हमारी 3 पीढ़ी के, किसी 4 पीढ़ी के संगीत का ज्ञान ना हो, तो वो देश को रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता कहीं। अब आते कलाकारों पे, इस दौरान हुआ क्या कोरोना में। अब कोरोना में सबको ही मुसीबत आई थी, चाहे वो मजदूर हो दिहाड़ी के, चाहे वो कंपनियां हो, बैंक हो, जिनकी भी नौकरी छूटी। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कलाकारों की, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। अब इन लोगों को किसी ने नौकरी तो दे नहीं रखी थी, ठीक है ना किसी बड़ी इंडस्ट्री में इनको नौकरी मिलती है, उसमें बुलाते थे उनको, बस प्रोग्राम में बुलाते थे। सरकार ने मंत्रालय खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि ये मंत्रालय हमारी जो धरोहर है उसको बचा के रखेगा। ठीक है। अब इन कलाकारों को 12वीं तक तो पढ़ाया नहीं जाता कुछ, उसके बाद सीधा म्यूजिक में एडमिशन दे दिया जाता है, जबकि उसके बाद कोई स्कोप है नहीं कि कहाँ नौकरी करेंगे। बताओ मुझे, म्यूजिक में सिर्फ कुछ स्कूल में छोटे छोटों में बस एज ए हॉबी टीचर रख लेते हैं, ये म्यूजिक के डांस टीचर, ये वो, और वो भी बहुत कम पैसों में। ठीक है। और कम पैसों में उन कलाकारों पे उम्मीद कितनी सरकार को, कि देश की संस्कृति का भार उठाना तुम्हें 15-15 हज़ार रुपये में, समझ रहे हो ना। अच्छा। ये हंसने वाली बात है। तो 15,000 में क्या घर चलाएंगे? नहीं, एक तो वो पढ़ते हैं म्यूजिक, बाद में कहते हैं कि तुम्हें देश की संस्कृति बचानी है। 15,000 की नौकरी में जो 1.5 लाख ले रहे सरकार के पदों पे, या रिलायंस में, दूसरी टाटा में, बड़ी कंपनी में करोड़ों करोड़ों रुपए पैकेज, वो क्या उनका क्या काम है? संस्कृति का उन पर भी कुछ टेप होना कि दो यहाँ कुछ। अब आगे इनका प्लान कहाँ शुरू हुआ है, ये टोटल निर्भर थे स्कूल और कॉलेजों पे। कई एनजीओ है, स्पीक मैके है, वो बहुत स्कूल कॉलेजों में करता है। हाँ, ठीक है। लेकिन उनके प्रोग्राम होने बंद हो गए स्कूल कॉलेज में, ठीक है ना, क्योंकि बंद ही है। तो कुछ आजीविका उनकी वहाँ से आती थी, और कुछ समय समय पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकेडमी ग्रांट देती है इनको, जो देती रही है, और वो भी नाम मात्र है, चापलूसी है। ICCR में जो डायरेक्टर जनरल है
मैं नाम नहीं लूँगा, एक मेरे मित्र के पिताजी वहाँ थे। अच्छा, ठीक। लेकिन वो जिस कॉलेज में पढ़ता था, क्योंकि उसका बाप ICCR का था, तो उसने अपना फेस्ट स्पॉन्सर करा डाला उसी से, उन्होंने वहीं से ICCR से। ओके, ठीक है ना। ठीक। ऐसे ही जिन के जो वन लिंकअप है, वो अब अपने टूर विदेशों में लगवाते रहते हैं ICCR के थ्रू, जो विदेशों में प्रोग्राम हमारे एक्सचेंज कराता है। दूसरा हमारा संगीत नाटक अकेडमी, जो कि हिंदुस्तान में हमारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसको प्रमोशन का काम इनको दिया गया है। ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर भी है, उस पर बाद में बताऊंगा। तो अब संगीत नाटक अकेडमी का काम क्या था कि इस प्लान के दौरान एक प्रपोजल बना के, जैसे कि हमारे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक प्रपोजल बना के, जैसे कि हमारे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था कोरोना में। तो संगीत नाटक अकेडमी का बनता था कि हमारे अंडर में ये इतने कम से कम 60-70 हज़ार कलाकार आते हैं। मैं लगभग बता रहा हूँ, कंफर्म वो नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर ही है। वो बता रहा आप लिमिट, एक फिगर, हाँ। तो उसमें सब आगे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वे भी, और जो खानदानी कलाकार है वे भी, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए। जैसे महाराज जी अपने खानदान में सीखे, कभी कॉलेज नहीं गए, स्कूल में नहीं गए बिरजू महाराज जी, लेकिन खानदानी कलाकार थे। तो अब इनको करना चाहिए था कि एक प्रपोजल बना के भेजे कि कलाकारों का रोजगार बंद हो गया है, इनको एक मुश्त पैसा दे या मंथली दे। उस पे आज तक दिखाने में पता चलेगा कि 2-3 का रिलीज कर दिया, लेकिन मीडिया के लिए काफ़ी, सरकार के लिए दिखा दे को वो बोल देगा हाँ मेरे को मिला। या तो आप 70-80 हज़ार की बाइट लीजिए, पता करिए कहाँ है, वरना कम से कम भी 1.5-2 हज़ार के नाम तो मैं दे दूंगा जिनको मैं जानता हूँ। उनको मतलब जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। अरे भाई, दिल्ली छोड़ के अपने गाँव जाके बैठ गए हैं, और शायद भूल भी जाएंगे संगीत, और वो कहेंगे हमें क्या संस्कृति का बोझ क्यों ढोना है, जब सरकारी हमारी दुख का बोझ नहीं ले पा रही है। बहुत गंभीर मुद्दा है मान साहब। अब इस बात को अगर मैं बहुत गुस्से में बोलूँगा तो बोलेंगे बहुत गंभीर है। अगर गुस्से में बोलने से गंभीर दिखेगा तो मैं चिल्ला के ही बोल पड़ूंगा, लेकिन समझदार इंसान को आराम से भी समझ जाना चाहिए सरकार को। ठीक है ना। तो इन तरह से स्कूल कॉलेज बनता है, तो ये सब प्लान कर गए। अब जो एक सबसे गंभीर आरोप मैं सरकार पे लगाने वाला हूँ, या ये सरकार हो या पास की जितनी भी है सभी, सरकार के पास हर तरह के मंत्रालय होते हैं, जिनमें कृषि मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, और भी बहुत सारे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है। सबका एक कार्य क्षेत्र बांटा हुआ है। कृषि मंत्रालय देश के किसानों के विकास के काम करेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस की देखेगी, आज सेनाओं की देखेगी, पैरामिलिट्री सबको देखेगी। ठीक है। ऐसे ही संस्कृति मंत्रालय का काम था हमारी कला को जागरूक रखना, लोगों की पहुंच में रखना। ठीक है। अब उनका देखना क्या है, मैं एक सारी चीज़ें थोड़ा एग्जाम्पल में बताऊंगा। अब जब से संस्कृति मंत्रालय खुला है, जब उसमें एम्प्लॉय की संख्या होगी 400-500, बढ़ते बढ़ते आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी अगर एम्प्लॉय की फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10,000 होंगे, तो 75 साल में उन 10,000 की जो सैलरी और उनके खर्चे और जगह जगह ऑफिस खोलने में अगर हम उस अमाउंट को जोड़े, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जी समझ गया। ट्रक के साथ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो मैं ट्रक के साथ लेके चला जाऊंगा। ठीक है। मान लो उनके एम्प्लॉय और उन पे खर्च हुए हैं 50,000 करोड़ रुपए अभी तक 75 साल में, मोटा मोटा हिसाब है, मोटा मोटा जी, फॉर एग्जाम्पल है जी 50,000 करोड़, और कलाकारों पे खर्च किए हैं 75 साल में 25,000 करोड़। तो अब यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मंत्रालय खोला गया था ये कलाकारों के उत्थान, कला को प्रमोट करने के लिए खोला गया था, या कला के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एम्प्लॉय है उनके परिवार पालने, उनकी तनख्वाह देने के लिए किया था। क्योंकि यहाँ जो बैलेंस है ना वो अप डाउन हो रहा है। जो सरकार ने अभी तक पैसे खर्च किए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, फॉर एग्जाम्पल अगर कलाकारों पे 10 रुपये खर्च किए हैं तो 15 रुपये मंत्रालय पे खर्च हो रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगा कि कलाकारों के नाम पे उनके घर चल रहे हैं, तो तुम्हें संस्कृति नहीं बचानी फिर। ठीक। तो ये हमारे देश का थोड़ा दुर्भाग्य है। इस पे काफ़ी तो दूरगामी सोच रखते हैं हमारे मोदी जी। मुझे उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, और पहले वालों से भी कंप्लेंट नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री से, लेकिन सबकी टीम में कुछ हिलने वाले इंसान होते हैं, वो राजा महाराजाओं के टाइम में भी थे। ठीक है ना। तो ये थोड़ी कोशिश करे ताकि इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से ले, और कलाकार जो तबला बजाते थे, जो तानपुरा पे बैठते थे, चाहे हारमोनियम पे हो, चाहे सारंगी पे हो, चाहे सरोद हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो,
अब एक बात मैं यहाँ रखूँगा, क्योंकि कल्चर की बात हो रही है तो 2 मिनट लूँगा। अभी ये जो कला है ये है तो सालों हज़ारों साल पुरानी, लेकिन मैं अगर इसको आज़ाद भारत से जोड़ूँ तो मैं 47 के बाद से बात करूँगा, पहले वालों की नहीं करूँगा, क्योंकि जब देश अस्तित्व में नहीं था, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, तो राजा महाराजा थे, वो उस पर हमला करा, तो कोई मतलब वो उस पर कर रहा है, तो ये नहीं कहूँगा किसकी जिम्मेदारी कल्चर को चलाना। हर दरबार में राग दरबारी होते थे, अकबर के टाइम में भी होते थे, कवि भी होते, ठीक है ना, कवि भी होते थे। लेकिन मैं यहाँ 47 के बाद की बात करूँगा। अगर हम 47 के बाद की बात करें तो पहली पीढ़ी के कलाकारों में आते हैं 47 के बाद, जैसे बिरजू महाराज जी हो गए कथक से, अमजद अली खान साहब हो गए सरोद से, बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए शहनाई से, और बिरजू महाराज जी हो गए कथक से, अमजद अली खान साहब हो गए सरोद से, बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए शहनाई से, और वोकल में तो बहुत सारे, राजन साजन मिश्रा जी हो गए, गंगूबाई हंगल जी हो गई, MS सुब्बालक्ष्मी जी हो गई, गिरजा देवी जी हो गई, बड़े नाम है। हाँ, और डांस में बिरजू महाराज जी के अलावा हमारे राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के हो गए। ये मतलब आज़ाद भारत के जो अब और भी गुणी हैं, लेकिन मैं पहली पीढ़ी के बता रहा हूँ। ठीक है। अब इनमें से तकरीबन हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट में हो गए, पंडित रविशंकर सितार में हो गए। इनमें पहली पीढ़ी के जो आज़ाद भारत के मैं बोलूँगा, जिनको पहली पीढ़ी के बोलूँगा आज़ाद भारत के बाद, जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि इनके उतने नाम नहीं थे, इन्होंने बनाया नाम। ठीक है। 47 के बाद इनमें से 70% अब सड़क सुधार चुके हैं। ठीक है। बहुत ही दुख की बात है ये। और बच्चे खुद 30% है, उनकी भी सरकार ढंग से देख रेख नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। हमारे बिरजू महाराज जी अभी नहीं है, लेकिन अभी उनका इंतकाल हुआ है। जब तक वो जिंदा थे तो उसको 10 बार नोटिस मिला कि तुम घर खाली कीजिए। हाँ, मैं आपको एक बार रोकूंगा, और देश के लिए बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी हस्ती बिरजू महाराज इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट है, जब उनका देहांत हुआ कोई उनको कवरिंग नहीं दी गई है मीडिया में, बिल्कुल नहीं। मीडिया में सिर्फ ओनली पॉलिटिक्स चल रही थी। शेम है, और ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि इतने बड़े फनकार के जाने के बाद मीडिया ने उनको जगह नहीं दी। ये बहुत शर्मनाक बात है। जी, आप कंटिन्यू करिए सर अपना। तो अब ये पहली पीढ़ी के जो 30% बच्चे हैं, इनकी भी ढंग से देख रेख नहीं हो रही है। जी जी। अब ये भी जब जाना तो सबको है, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, जब ये भी चली जाएंगे ना, इनकी सेकंड थर्ड जनरेशन कोई भी बोझ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी दुर्दशा देखने के बाद। सही है, ठीक है ना। खुद ये जितने मैंने फनकार बताए ना, इनके सब सोचो, इनके टाइम में अपने बच्चों को तो प्रमोट कर सकते थे ना, ये खुद अपने बच्चों को ही प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो सोचो इनके जो शिष्य है वो तो अधर में है बेचारे, ठीक है ना। वो कहाँ से सीखेंगे, और वो ये संस्कृति का बोझ क्यों उठाए जब उनको पैसा सरकार देगी नहीं। बिरजू महाराज जी को इतनी बेइज्जती की सरकार ने, कोई भी सरकार हो, चाहे ये भी हो, इससे पहले की भी हो, सभी उनको सरकारी घर सब कलाकारों को मिलता है, पद्म विभूषण थे, ठीक है ना। टाइम टाइम पे वो उनका आगे बढ़ाया जाता है, 20 साल 10 साल ऐसे दिया गया है। जी जी। उसने सरकार से इतना ही कहा, इस घर में मेरी रूह जुड़ी हुई है, इतना बड़ा बंगला नहीं है, फ्लैट है सांझा रोड पे। अच्छा, ठीक है। उसके भी 10 बार नोटिस आ चुके थे उस इंसान को, 10 बार इसको, कि मैं घर खाली नहीं करूंगा। ये नोटिस आते थे? 3 बार नोटिस आए हैं। वो कह रहा मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे इसी घर में मरने दो। और जबकि आपसे एक सवाल यह है कि जो अब जो अवार्ड दिया जा रहा है, पद्म श्री, पद्म भूषण जो है, जो आर्टिस्टों को भी दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही हाथों में जा रहा है अवार्ड? देखो, कुछ तो सही हाथों में जा रहे हैं, पर बहुत कुछ सही हाथों में नहीं जा रहे हैं। कैसे? अब देखो, मैं एक कलाकार की बात करूंगा, डांसर की, सितारा देवी जी, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है, अब तो नहीं है। उनको जब पद्म श्री दिया वाजपेयी के टाइम में, तब वो करीबन 80+ थी। 80+ पे दिया है? हाँ। अच्छा। और उसी के साथ अवार्ड दिए गए, मतलब अक्षय कुमार या कुछ उसी के, मतलब छोटे छोटे बॉलीवुड के कलाकारों को भी। जी जी जी। तो उसने ये कह के वापस दे दिया, ये जो बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं, ये तो उस बॉलीवुड में काम करते हैं जिसको उद्योग का दर्जा भी नहीं दिया गया है, उनको तुम पद्म श्री दे रहे हो। मैं कथक का इतना बोझ उठा रही हूँ, पूरा जीवन दे दिया, और अब मुझे अवार्ड देते, मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। लिया नहीं था उन्होंने? नहीं लिया, वापस लौटा दिया। बहुत तो लौटाया। अभी जो मोदी गवर्नमेंट में भी 2-3 90+ इधर के क्लासिकल सिंगर है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी लौटा दिया पद्म, उनको भी दे रहे हो। वो कह रहे अब हम करेंगे क्या इसका। एक तबला प्लेयर को दिया, उसने भी लौटा दिया। वो कह रहा मैं तो इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ अब। मतलब उनकी पीड़ा, एक पीड़ा है उनकी। पीड़ा। ठीक है। कभी
और हमारे में तो अभी जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी देवेंद्र मान साहब से हो रही थी, जो भारतीय संस्कृति को बहुत जानते हैं, पहचानते हैं और कई ऐसी एनजीओ से जुड़े हैं, और उनका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, काम करते हैं, आर्टिस्टों को जानते हैं, उनका दुख उनका दर्द समझते हैं। और यही आज झलक रहा था उनके, जो वो आज हमें इंटरव्यू दे रहे थे, उनका दर्द जो झलक रहा था, कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट इनके टच में है जो अपनी तकलीफ़ें बताते होंगे। सरकारों को ये सोचना होगा कि हमारी इस संस्कृति को बचाने के लिए सरकारों को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। गाइडलाइन भी हमें सजेशन आप दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।